नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट पर बात करने जा रहे हैं और वो है बिग बैंग। ये कहा जाता है कि एक छोटे से पिंग पोंग की बॉल के बराबर बॉडी में कोई विस्फोट हुआ और फिर उसके बाद पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इस पर हम डिटेल में बात करने के लिए हमारे बीच में आज एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर संजय उप्रेती है, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा काम किया। और भारत के जो लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, चाहे वो प्रोफेसर नार्लिकर हैं या प्रोफेसर रामसागर हैं, इनके साथ भी आपने काम किया है। तो और खगोलीय पिंडों के बारे में और पूरा यूनिवर्स की जो बनावट है उस पर आपकी एक गहरी पकड़ है। तो हम आज इस बारे में डॉक्टर संजय से बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर संजय। नमस्कार रमेश। नमस्कार। अभी आप अमेरिका में हैं, आपसे हमने थोड़ी समय लिया है। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि ये बिग बैंग क्या है, और वो चाहते थे कि ये इसका जो ठीक से स्पष्टीकरण कोई जाने माने वैज्ञानिक थे। तो ये मौका हमको आज मिला हुआ है। तो थोड़ी सी ये बताइए कि ये बिग बैंग क्या है, और जो बिग बैंग है इसके बाद पूरी जो हमारा जो कायनात है, जिसको हम कह रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। नमस्कार साथियों। तो बहुत बहुत ही रोचक सवाल है। और मैं आपको थोड़ा एक सामान्य तौर पर समझाऊंगा कि बिग बैंग, पहली बात तो क्यों बिग बैंग का आइडिया आया और किसको आया और कैसे आया। तो समय के साथ साथ जो हमारे दार्शनिक लोग हुए आज से हजारों सालों पहले, और फिर मध्यकाल में, फिर अभी आजकल के समय में, तो ये तो मनुष्य हमेशा सोचता रहा कि जो हमको दिख रहा है ये इसका उदय कैसे हुआ। चाहे चाहे हमारे पृथ्वी में देख लें तो जीवों का उदय कैसे हुआ, या फिर पृथ्वी का उदय कैसे हुआ, फिर सूरज का उदय कैसे हुआ, जो हम रात को आकाश में तारे दिखते हैं वो कहाँ से आए। ये तो क्यूरियोसिटी इंसान की हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए। इसी से विज्ञान में प्रगति होती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग तरह से सोचते रहे। किसी ने तो जो कुछ फिलोसोफर थे या कुछ जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने कह दिया जी भगवान ने बनाया, अब खत्म बात हो गई। अब एक बार आपने भगवान का नाम ले लिया तो फिर तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप बिल्कुल बैठ सही जाओ, बस बात अब भजन गाओ। लेकिन वैज्ञानिक वो ऐसा नहीं करते हैं। है। जी। वैज्ञानिक खाली किसी को एक नाम पे कह दिया कि उन्होंने किया जी, उसके बाद हाथ बन के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। वो खोज में लगे रहते हैं कि हमको पता लगाना है। अगर भगवान भी है तो हमको भगवान का पता लगाना है, फिर वो कहाँ से आया और वो बनाया कैसे उसने। तो खैर जो भी था, तो इस पे सबसे बड़ा जो कहना चाहिए एक आइडिया आया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। अलग अलग थियरीज रही, पर सबसे पहला जो था आइडिया जो साइंटिफिक आजकल माना जाता है वो है बिग बैंग का आइडिया। और ये काफी लोगों को नहीं पता है, और पता होना चाहिए। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को जानने के लिए। तो एक पादरी था। अच्छा। पादरी जो चर्च में, जो उनका पादरी था, पर वो पादरी ऐसा था कि जो इंजीनियर भी था, फिजिसिस्ट भी था, और मैथमेटिशियन भी था। वाह। ये था, बेल्जियम का था। उसका नाम है जॉर्ज लमात्रे। तो उसके बारे में पहले बच्चों को पढ़ना चाहिए। जॉर्ज लमात्रे कैसा, कौन आदमी था, कैसे उसने काम किया। तो ये जो बिग बैंग जो नाम दिया और जो बिग बैंग का जो आइडिया आया सबसे पहले उसके दिमाग में आया। और सोचने पादरी की के पास बात है, है। पादरी है, हाँ। सोचने की अच्छा। बात है कि आपको हमको लगता है कि यार ये तो रिलीजियस लोग हैं, ये है, इनको क्या मतलब विज्ञान से। ऐसा नहीं है। फिलोसोफर सब जगह होते हैं। एक समय एक एक पोजीशन ऐसी आती है कि जहां पर फिलोसफी और विज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। बिल्कुल। आप चाहे इधर से देखें उसको, चाहे उधर से देखें, आपको पहुंचना वही है। तो बिल्कुल जॉर्ज फिलॉसफी लगा, तो सभी जगह है। बिल्कुल। और क्या, क्यूरियोसिटी सब जगह है। और भाई सब अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है चीज़ों को। तो वैसे ही ये इनका भी है। इन्होंने अपना इसने भी सोचा, खूब दिमाग लगाया। तो इन्होंने जो था ब्रिटेन में, कैम्ब्रिज में, मेरे ख्याल से आर्थर एडिंगटन शायद उनके साथ काम किया इन्होंने। तो वहां पर जब ये के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आए लमात्रे,
और उनके साथ उन्होंने अपनी रिसर्च करी, सब कुछ किया। तो 2-3 साल के अंदर ही जो है उनके पास ये दिमाग में ये आइडिया आया कि जो ब्रह्मांड का जो उदय हुआ है वो एक विस्फोट से हुआ है। अब ये वो समय है, सोचिए कि जब ना आपके पास हबल टेलीस्कोप है, ना कोई बड़े टेलीस्कोप है, ना कुछ है और कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर था कि तब तक क्या कहते हैं, ये हबल ने जो एडमंड हबल था, जो ओरिजिनल साइंटिस्ट था, उसके पास टेलीस्कोप था, ठीक है। और वो ब्रह्मांड में देखता रहता था, ऑब्जर्वेशंस लिए, देखा कि भाई गैलेक्सी दिख रही हैं, फिर गैलेक्सी का स्पेक्ट्रम देखा, तो उसने कुछ कुछ चीजें बताई। तो उन सबको समझने के बाद इसने कहा कि मेरे दिमाग से तो ये जो है ब्रह्मांड का उदय बिग बैंग से हुआ है। और साथ में आइंस्टाइन का भी काम चल रहा था जनरल रिलेटिविटी में। देखिए, ये 1927 के आसपास की बात है जब ये इन्होंने बिग बैंग का थियरी दी। और आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला 1905 में मिला आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। उसके आसपास आइंस्टाइन ये रिलेटिविटी में काम करना शुरू किया आइंस्टाइन ने, स्पेशल रिलेटिविटी में। उसके बाद जनरल रिलेटिविटी में काम करना शुरू किया, जिसको थियरी ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं हम। तो इन सब चीजों पे काम चल रहा था। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकालना था, प्योर मैथमेटिकल है, सब कुछ रीमानियन ज्योमेट्री है आपकी, ज्योमेट्री उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, हाई स्कूल के बच्चों के लायक तो नहीं है, पर जो लोग आगे पढ़ते हैं उनको समझ में आता है ये सब क्या है, ज्योमेट्री इन कर्व्ड स्पेस टाइम। तो उसका जब सोल्यूशन निकाला इसने, तो इसको लगा कि ना, ये तो जो सोल्यूशन दिखा रहा है ये तो बिग बैंग की तरफ ही हमको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा। तो बिग बैंग है क्या चीज? तो बिग बैंग का जो आइडिया है उसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का एक समय था जब उसका उदय हुआ था। तो वो थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स हमेशा से नहीं रहा है, और हो सकता है हमेशा से न भी रहे, हमेशा तक न भी रहे। तो उसका भी एक जन्म हुआ है, और हो सकता है उसकी भी मृत्यु होगी, ठीक है। बिल्कुल। तो जन्म हुआ है इतना तो उसने कह दिया। इसको हमने बिग बैंग कहा। बैंग क्यों कहा? बैंग मतलब विस्फोट, ठीक है, बहुत विस्फोट हुआ। अब आप कहोगे यार विस्फोट ये कहां पर हुआ? हमारे समय, हमारे दिमाग के हिसाब से साधारण आदमी सोचता है भाई जब कोई चीज होती है तो किसी समय में और किसी जगह पे होती है। इसको हम बोलते हैं इवेंट। कोई घटना जब होती है वो किसी समय में होती है और किसी जगह पे होती है। बिल्कुल। तो अगर विस्फोट हुआ तो वो किस समय हुआ और कहां पर हुआ? तो आ, उसके लिए उनका आंसर ये था कि उस समय ना कोई समय था, ना कोई जगह थी। ये जो समय का कंसेप्ट है और जगह का कंसेप्ट है, ये सब बाद में आया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ फिलॉसफी में एक नासदी सूत्र है, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम। उससे पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। तो वो जो सच में। स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जहां से समय की शुरुआत भी हुई है, जिसको हम टाइम बोलते हैं आजकल, जहां पर समय की शुरुआत भी है, और जहां पर से स्पेस की शुरुआत भी है, स्पेस जो स्थान जिसको हम बोलते हैं, जगह बोलते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष आकाश है चाहे कुछ है, जिस पॉइंट से उसकी जो शुरुआत हुई है उस पॉइंट को हमने माना बिग बैंग, विस्फोट सबसे बड़ा हुआ। अब ये विस्फोट क्यों हुआ? वो आज क्यों नहीं हो रहा है? वो उसी समय क्यों हुआ? उसके बाद भी कभी हुआ कि नहीं हुआ, या उससे पहले भी कभी हुआ नहीं था? तो अलग अलग थियरीज है। तो सबसे बड़ी जो थियरी है बिग बैंग के विस्फोट की, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी थियरी, इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स। इन्फ्लेशन माने होता है किसी चीज का बढ़ना। जैसे हम नॉर्मल तौर पे, साधारण तौर पे या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही, दाम दाम बढ़ रहे हैं, तो हमने कहा इन्फ्लेशन हो रहा है। यही तो बोलते हैं आजकल, सब जगह इन्फ्लेशन चलता रहता है, सब जगह महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन, जैसे हमने बॉल है, बलून को हमने फुलाया, इन्फ्लेट हो गया, उसको इन्फ्लेशन इन्फ्लेट हो बोलते हैं। गया। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि इस चीज का एक्सपांशन होना, एक्सपैंड होना। लेकिन जो इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स है, डोनाल्ड गुथ उसका नाम था मेरे ख्याल से, तो वो भी एमआईटी का ही प्रोफेसर था, उसने इस पे काम किया, और उसने बताया कि यूनिवर्स के जब बिग बैंग हुआ उस समय जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि प्रकाश की गति से भी ज्यादा स्पीड से वो इन्फ्लेशन हुआ है। सुपरल्यूमिनल स्पीड क्या बोलते हैं।
अब हमको लगा कि प्रकाश की गति ज्यादा कोई चीज हो ही नहीं सकती, और आइंस्टाइन की इक्वेशन को हम ऐसे वायलेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, सब कुछ है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स आपको सब कुछ अलाउ करती है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर कोई बहुत बड़ा कांड होना है जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका जो है अंतराल वो सबसे कम होना चाहिए। बस जैसे हम साधारण तौर पर मानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, मतलब कि ऊर्जा जो है कंजर्व है। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ऊर्जा और मास तो एक ही है, तो फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, हमने कहा कि मास और ऊर्जा मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा मिला करके कंजर्व होनी चाहिए चीज। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का ना जरूरी नहीं है कि कंजर्व हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लग सकता है। उस लेवल पे, उतने छोटे लेवल पे आप जो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ब्रेक कर सकते हैं। डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस प्लैंक कांस्टेंट बाई 2। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है एनर्जी टाइम पे। एक तो होता है मोमेंटम पोजीशन पे, कि पोजीशन और मोमेंटम एक जगह एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते, वैसे ही टाइम एनर्जी का भी है। इनको कम्यूटेटिव क्वांटिटीज बोलते हैं, पेयर्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट करना है, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट करना है, जितना ज्यादा आप वायलेट करेंगे उतने कम अंतराल के लिए आप कर सकते हैं उसको। अच्छा। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो वो थियरी लगाई, उन्होंने कहा कि ठीक है, अंतराल इसका है 10⁻³ सेकेंड्स, 1/1 के आगे 30 जीरो लगा दो, उतने कम समय के लिए है, तो बहुत ही कम समय हुआ। उतने कम समय के लिए आपको कितनी ऊर्जा का वायलेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्स में सब काम चल जाएगा। तो उससे जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एक्सट्रीम स्पीड से इन्फ्लेशन हुआ ब्रह्मांड में, बहुत सारी मतलब ऊर्जा एकदम से बाहर आई। अच्छा, एक चीज ये भी है, काफी लोग सोचते हैं कि यार अगर पहले कुछ नहीं था और ये सब हुआ, तो ये वायलेशन नहीं हो रहा है कि आप कुछ नहीं से कुछ कैसे बना सकते हैं? ये तो कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऊर्जा है क्या चीज। ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है? जिसको हम बोलते हैं जैसे पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। अट्रैक्टिव फील्ड है, नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मास पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी जैसे भी हो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसका स्क्वायर है, तो हाफ mv² किया आपने, टोटल उसका पॉजिटिव आ गया एनर्जी। और वैसे अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो mc², E इक्वल टू mc², वो भी पॉजिटिव है। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर किया हमने, पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव है, तो वहां सब पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी और E इक्वल टू mc², ये सब पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो सब नेगेटिव एनर्जी में आ गई। अगर आप ब्रह्मांड की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और टोटल काइनेटिक एनर्जी को पूरे ब्रह्मांड में कैलकुलेट करें, मिला करके सब जीरो ही आएगा। तो हो क्या रहा है कि सब शून्य से ही पैदा हुआ है, लेकिन शून्य से आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को निकाला है, बस उसी को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। उसी से आपकी गैलेक्सीज बन रही हैं, उसी से आपके स्टार्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स बन रहे हैं, हम खड़े हैं, ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, ये सब उसी की करामात है। उस शून्य से हमने पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैसे होता है? जैसे समझिए कि क्रेडिट और डेबिट का जो कंसेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स में, है ना, आपको पैसा कैसे बनाना, कैसे आप पैसे निकालते हैं? भाई पैसा कहीं हवा में तो आता नहीं है कि नहीं? आपने जो है कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, तभी तो ट्रांजैक्शन हुआ। तो जहां से गया वहां नेगेटिव हो गया, जिसके पास आया वो पॉजिटिव हो गया, नेट तो जीरो ही रहा। अगर आप डेबिट और क्रेडिट को मिला के करें, अगर जब जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं उनका लेजिस्लेटर जब बनता है, जो बनता है लेजर बनता है, तो एंड में जीरो ही आना चाहिए दोनों को मिला करके। पॉजिटिव क्रेडिट प्लस डेबिट जो है सब मिला के जीरो आना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अंतर आया, मतलब किसी ने गड़बड़ी करी है कैलकुलेशन में। तो ब्रह्मांड का जो उदय हुआ है, ये मोटे मोटे तौर पे कहें कि ये बिग बैंग का कंसेप्ट है। अच्छा, खाली बिग बैंग ही थ्योरी नहीं थी, और भी थ्योरीज रही हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी मैंने बताया कि जॉर्ज लेमैत्रे का आइडिया था 1927 का। उसके बाद हॉयल और नार्लिकर, हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, जयंत विष्णु नार्लिकर, जो अब अनफॉर्चुनेटली उनकी अभी डेथ हुई है 2-4 साल पहले।
तो वो उन दोनों ने मिल करके, नार्लिकर उस समय फ्रेड हॉल के स्टूडेंट हुआ करते थे कैम्ब्रिज में, तो इन्होंने मिल अच्छा। करके एक दूसरी थियरी दी थी, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थियरी, कि यूनिवर्स का ना कभी जन्म हुआ ना भी मृत्यु होगी, वो हमेशा ऐसा ही रहा है। बस जो मास जो चीजें हुई है उसमें उनके क्रिएशन फीड करके उन्होंने नई इक्वेशंस निकाली थी। पर जब आगे जाके जब हबल टेलीस्कोप आया, उसने उसको अंतरिक्ष में भेजा गया, सब कुछ किया, तो अब पता चला कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो आता है, हमने जो मेजर किया है ब्रह्मांड में, उसके हिसाब से सब थियरियां खत्म, केवल एक बिग बैंग थियरी जो बची, बाकी सब थियरी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अच्छा, बिल्कुल। दो तीन और थ्योरीज भी हैं, मतलब काफी लोगों को, एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी होती है कि यूनिवर्स का जो है ये बिग बैंग हो रहा है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बैंग होगा, ये सब ये भी होता है। एक एक थ्योरी ये भी है कि हम सबको जो दिख रहा है ब्रह्मांड, वो एक सिमुलेशन है, कंप्यूटर सिमुलेशन है, अच्छा। कि एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन है जिसके पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट कर रही है, और हम सब जो है उसी के ही जो खिलाड़ी है उस गेम के, उस सिमुलेशन के, है ना। तो ये अलग अलग थियरीज है, पर साइंटिफिक तौर पे बिग बैंग इस समय सबसे प्रोमिनेंट है, जो सब चीजों को सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल। कई बार तो हम इसको पढ़ते थे और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड लगातार क्रिएट होता है, उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो क्रंच भी आता है, उसमें समझ भी समाप्त आता, भी होता है, बिल्कुल, और फिर रिबिल्ट होता है, फिर क्रंच आता है। ये प्रोसेस चलती हमारे रहती है। शास्त्रों में लिखी भी है। हमारे यहाँ बिल्कुल, क्यों, हमारे यहाँ बिल्कुल वो तो है ही। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगर आप देखें उत्पत्ति, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो है, हम लोग हाँ क्या करते हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी संवत्सर आता है, ठीक हाँ है कि नहीं, फिर उसके ऊपर अभी और जैसे कहना चाहिए युग है, कलयुग है, चतुर्युग आता है, ठीक है, कि अलग अलग युगों का काल है, उनका भी चतुर्युग का एक मिला करके हुआ। तो इन सबको अगर आप देखें तो उसके बाद फिर एक महायुग आपका आता है ना। फिर अभी हम देखते हैं कि अब तो जितने भी संवत्सर जैसे हमारे हैं, कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ये सब के सब उसी आइडिया पे है कि हर चीजों की एक साइक्लिसिटी है, सब साइक्लिक है, कि चीजें हो रही हैं, फिर खत्म हो रही है, फिर आगे जा रही है। इन सब में जहां भी कोई नंबर अगर आप फिक्स कर दें, इसका मतलब कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, फिर वो दोबारा वो चीज स्टार्ट होके फिर एंड हो रही है। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी में भी ऐसा ही है। बिग बैंग थ्योरी में भी जो है, अभी तक जो वैज्ञानिकों को पता चला है कि डिपेंड करता है कि इस ब्रह्मांड का, जो हमारा ब्रह्मांड इस समय है, उसका अंत क्या होगा। क्या वो हमेशा ऐसे मतलब फैलता रहेगा, या बिग क्रंच हो जाएगा, वापस अपने में सिमट जाएगा, फिर एक मतलब विस्फोट का उल्टा कहते हैं, क्रंच हो जाएगा, सब एक दूसरे में मिल जाएंगे, या फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो वो एक्सप्लोड हो जाएगा हमेशा के लिए। तो तीन अलग अलग उसके इन्हें, वो डिपेंड करता है कि ब्रह्मांड की डेंसिटी कितनी है, और उसके लिए बहुत सारे रिसर्च होती है, डार्क मैटर पर रिसर्च हो रही है, इस पर हो रही है, उसमें हो रही है, वो अलग फील्ड है। पर ये मानना जरूरी है कि जो इस समय जो सबसे प्रोमिनेंट थियरी है, ये बिग बैंग की है, उससे सब चीजें यानी वर्तमान में जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी बिग है। बैंग थियरी चल रही है, हाँ। और वो वैसे भी एक सामान्य बुद्धि में ये बात आती है कि जैसे कोई गुब्बारा है, उसको फुलाते जाए तो कभी ना कभी तो वो फिर विस्फोट हो, उसका हाँ, कुछ ना कुछ तो होना ही ऐसी बात है। हमें लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 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 अच्छा, तो इसे ये बात बताइए कि जो विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बढ़ते जा रहा है, हम्म। इसको जो कह रहे हैं, जिसको आप रेड शिफ्ट कह रहे हैं, ये हाँ, रेड शिफ्ट क्या चीज है? गुड गुड क्वेश्चन। रेडशिफ्ट क्या होती है? तो हाँ, तो पता कैसे चला कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है? पहली बात तो हमको दिखता तो कुछ नहीं, हम अगर आप रात को आकाश में देखें, तारे दिख रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह में चिपके हुए हैं, ठीक है। आप ठीक है, आप पृथ्वी चल रही है, सूरज चल रहा है, हमको पता है, सभी चीजें चल ही रही हैं आपस में, एक दूसरे के चारों चक्कर लगा रहे हैं, पर इतना ही है। पर ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, या यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, या फूल रहा है, ये कैसे पता चला? तो उसके लिए क्या हुआ कि काफी समय पहले, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी में अगर आप जाएं, तो उस तब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र पे है। अच्छा, हम क्यों मानते हैं केंद्र में? क्योंकि हम सोचते थे कि इधर को भी हम देखते हैं, तारे दिखते हैं, इधर को भी तारे दिख रहे हैं, उधर को भी तारे दिख रहे हैं, और नीचे जाए पृथ्वी के दूसरी साइड में भी देखें, वहां भी तारे दिख रहे हैं, सब जगह तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम केंद्र में है, बाकी सब जगह जो है तारे भरे हुए। एक सिंपल सा आइडिया था। समय के साथ साथ जब थोड़ा लोगों ने थोड़ा और सोचा, क्या किया, पृथ्वी कौन सी बड़ी बात है, पृथ्वी तो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। तो फिर आपका हीलियोसेंट्रिक थियरी भी, कि हो सकता है कि भाई सूरज जो है सेंटर में है, और जो है उसके चारों बाकी पूरा ब्रह्मांड है।
फिर वैज्ञानिक कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं, सूरज भी एक तारा जैसा ही होगा किसी और जगह से देखेंगे तो, हमें कौन सी स्पेशलिटी, हमें कौन सी वो स्पेशल चीज है। तो फिर जो है ये बात है कि ना, हीलियोसेंट्रिक थियरी भी कोई सही नहीं है कि सूरज केंद्र में नहीं हो सकता। अब सवाल है कि ब्रह्मांड के केंद्र में है क्या। तो जब हबल ने, एडविन हबल ने अपना जब टेलीस्कोप निकाला और जब ब्रह्मांड में देखने लगा तो उसको गैलेक्सीज दिखी। अब गैलेक्सीज दिखी तो उसने देखा कि जिस जिस गैलेक्सी को देख रहा था, गैलेक्सी कैसे दिखती है, कोई भी चीज आपको दिखती कैसे है, वहां से प्रकाश आपके पास आ रहा है, आप उस प्रकाश को देख रहे हैं। अच्छा, अगर वो जो प्रकाश है उसमें जो भी वेवलेंथ, क्योंकि प्रकाश कैसे दिखता है, किसी वेवलेंथ से दिखता है, आपको हर प्रकाश की वेवलेंथ होती है। जैसे व्हाइट लाइट है 500 के मतलब 500 नैनोमीटर के आसपास व्हाइट लाइट की वेवलेंथ होती है। वैसे रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होगी। 300-350 नैनोमीटर की ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है, उधर से रेड लाइट की 600 नैनोमीटर के आसपास मान के चलो रफली, ठीक है। तो वो आपकी वेवलेंथ है। तो उसने क्या देखा, हबल ने ये देखा कि जब हम गैलेक्सीज को देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो उनका प्रकाश है वो धीरे धीरे जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो धीरे धीरे रेड लाइट की तरफ को जा रहा है। बिल्कुल। ये इस तरह से मानो कि अगर आप ट्रेन स्टेशन में खड़े हैं और आंख आप बंद कर लें, ठीक है, अगर आंख बंद कर लें और स्टेशन में खड़े हैं और जब ट्रेन आ रही है और उसकी आवाज से आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, आपसे दूर जा रही है, पता चल जाएगा आपको। वो पता कैसे चलता है, उसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। कि जो उसकी जो वेवलेंथ है आपकी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे अगर आप नल के नीचे बाल्टी को रख दें और बाल्टी को देखने की जरूरत नहीं है, बाल्टी जैसे भर रही है तो आप बिना देखे पता लगा सकते हैं कि बाल्टी भर रही है और भरने वाली है, और वो सुन के पता लगा लेंगे आपको। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो उसमें जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसे होगी, जो बाल्टी के टॉप से और जो पानी का लेवल है उस तक जो है वो वेवलेंथ धीरे धीरे कम होते जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो वही चीज, जब कोई चीज आपके नजदीक आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, और कोई चीज दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो वैसे ही प्रकाश का भी है। अगर कोई वस्तु आपको प्रकाश फेंक रही है और वो आपसे दूर जा रही है तो जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वेवलेंथ पहले व्हाइट लाइट की जैसी थी तो धीरे धीरे करके वो रेड की तरफ शिफ्ट होगी। तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो हबल ने ये देखा कि अक्सर गैलेक्सीज जो हैं, जो दूर दूर की गैलेक्सीज हैं, वो सब में रेड शिफ्ट दिख रही है। ब्लू शिफ्ट तो कहीं दिख ही नहीं रही है, पर जो हमारी तरफ को कोई आ रही हो। तो फिर वैज्ञानिकों को लगा इसका मतलब ये कि जो हमारी गैलेक्सी है वो केंद्र में हो सकती है। सबके सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। चाहे तुम इधर को देखो, रात को उधर को देखो, इधर को देखो, उधर को देखो, कहीं से भी देखो। और लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, सबने देखा कि रेड शिफ्ट हो रही है। अच्छा, रेड शिफ्ट कितनी मात्रा में हो रही है, कितना वेवलेंथ चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से कोई चीज दूर जा रही है। और तो हबल ने ये खाली यही नहीं पता लगाया कि रेड शिफ्ट हो रही है, उसने ये भी पता लगाया कि जो चीज हमसे जितनी दूर है वो उतनी ज्यादा स्पीड से जा रही है दूर। मतलब जो नजदीकी गैलेक्सीज हैं उनमें रेड शिफ्ट कम हो रही है, वो भी जा रही है दूर हमसे, पर वो उतनी स्पीड से नहीं जा रही है। लेकिन जो हमसे बहुत दूर गैलेक्सीज हैं वो और स्पीड से ज्यादा आगे जा रही है, मतलब उनमें रेड शिफ्ट बिल्कुल वो ज्यादा है। तो, हाँ बिल्कुल वो तो होगा ही होगा। कि जैसे गुब्बारे को फुलाएंगे और बड़ा हाँ, गुब्बारा हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन तो दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है उनके बीच का, तो फिर हाँ, वो डिस्टेंस अंतर तो भी बढ़। बढ़ेगी, नहीं नहीं वो तो बढ़ेगी, पर वो सबकी, वो तो गुब्बारे में तो आपको उसी स्पीड से होगी। चक्कर क्या है कि जो दूर की गैलेक्सीज इसलिए हमसे दूर जा रही है, मतलब इसलिए ज्यादा स्पीड से जा रही हैं, क्योंकि दूर की चीज आप कोई देखते हैं मतलब आप पास्ट देख रहे हैं, आप अपना भूतकाल देख रहे हैं। जितनी दूर की कोई चीज होगी वहां से यहां प्रकाश आने में समय लगा होगा, नहीं लगा होगा। अगर आप बिल्कुल। इस समय, अगर आपको कोई गैलेक्सी उतनी दूर से दिख रही है, हो सकता है उससे प्रकाश 2 अरब साल पहले निकला हो, अब जाके आपके पास पहुंच रहा हो। तो जितनी दूर गैलेक्सी होगी उतने ज्यादा समय लगेगा प्रकाश को आपके पास आने में। इसका मतलब यह आया कि वो प्रकाश उतने पहले चला था।
और इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी उस समय और तेजी से जा रही थी। इसका मतलब ये आया कि वो अब धीरे धीरे अगर आप उसको और पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं, इसका मतलब है कि एक समय ब्रह्मांड में ऐसा होगा जब चीजें बहुत ही स्पीड से बाहर आ रही होंगी। इसीलिए बिग बैंग का आइडिया है कि विस्फोट का जो होता है, क्योंकि विस्फोट में क्या होता है, जहां से शुरुआत होती है वहां से तो बहुत तेजी से चीजें निकलती है। अब जब दूर दूर जाती है तो धीरे धीरे उनकी चीज स्पीड कम हो जाती है। तो आप दूर में बैठे, आप वहां बैठे हैं, आपने शुरुआत नहीं देखी, आप देख रहे हैं इस समय की बात, और आपको पीछे को जाना है समय में। तो ये जो आइडिया था ये यहां इसलिए आपको कहते हैं कि जो रेडशिफ्ट की बहुत जरूरत पड़ जाती है। तो हाई, जो हम कहते हैं हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सीज बोलते हैं, जो लोग वैज्ञानिक जो काम करते हैं इसमें, उनको बोलते हैं हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सीज। मतलब कि जो गैलेक्सी की रेडशिफ्ट बहुत ज्यादा है, अगर 3.4 है, 2.9 है, ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्पीड से वो जाए। इसका मतलब कि आप उतने पुराने ब्रह्मांड में उतने पहले देख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कितनी हाई रेडशिफ्ट तक आप देख सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप एक समय ऐसा भी आया, क्योंकि गैलेक्सी हमेशा तो थी नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक समय ऐसा भी होगा जहां के बाद आपको गैलेक्सी दिख ही नहीं रही है, क्योंकि आप तो पीछे को जा रहे हैं ना समय में, आप भूतकाल में जा रहे हैं। तब तक तो गैलेक्सी बनी ही नहीं थी, तो फिर आपको गैलेक्सी दिखेंगी ही नहीं। तो आप रेडशिफ्ट से पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा रेडशिफ्ट है, बस उसके बाद कोई उससे ज्यादा रेडशिफ्ट की कोई गैलेक्सी दिखी नहीं रही। उसके अच्छा, बाद एक आपको एक केवल बात और क्लाउड दिख रहा है। बताइए। हाँ। जी। हाँ, ये तो बहुत ही डीप में हम जाने लग गए हैं। हाँ। थोड़ी एक चीज और बताइए कि नहीं, जैसे आपका विस्फोट हुआ हाँ। और उस विस्फोट के बाद एनर्जी निकली, ठीक। और एनर्जी निकली तो उसके बाद फिर ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो बनी, चाहे पृथ्वी बनी हाँ, या सूरज बने या ये कैसे बने? गैलेक्सीज बनी, फिर ये कैसे बने? ये कैसे बने? तो ये जो है, होता क्या है कि जैसे जैसे विस्फोट हुआ, चीजें बाहर को निकली, ठीक है। तो शुरू में तो क्या निकला, उसमें कुछ तो था ही नहीं, एनर्जी थी, खाली ऊर्जा थी। तो ऊर्जा सबसे थी। पहले जो आपको मिला होगा फोटोन मिले होंगे, जो लाइट लाइट के अलावा ऊर्जा जो है, अलग अलग एनर्जी के फोटोन थे बस। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हीं फोटोन से, उन्हीं सब चीजों से आपको ये हैवियर पार्टिकल बनने, सबसे पहले हैवियर पार्टिकल बनने शुरू हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गए, ये जो मतलब फंडामेंटल पार्टिकल बनने शुरू हुए सबसे पहले। पर वो जो थे वो एनर्जी से बने। अब वो लाइट से कैसे ये मास वाले पार्टिकल बने, इसके लिए थियरी है, उसको बोलते हैं हिग्स थ्योरी, हिग्स फील्ड है, उस पर अलग से बात होगी। पर ये जो इस समय इस पे फोकस करें कि लाइट से हमने पहले मास बनाना शुरू किया। इन ई इक्वल टू MC स्क्वायर सभी को पता है कि एनर्जी और मास कन्वर्ट एक दूसरे से हो जाते हैं। तो एनर्जी से हमने मास बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन बन गए, लेफ्ट ये आपके मतलब लेप्टॉन्स बन गए, लेप्टॉन मतलब लाइटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बन गए, न्यूट्रिनो बन गए, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपके क्वार्क्स बन गए। अब बस ये इतनी चीजें बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके जैसे एक्सपोर्ट हुआ था, अब धीरे धीरे विस्फोट में ऊर्जा कम होगी और थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, सब कुछ होगा, फिर ये एक दूसरे से जुड़ने लग गए। अब क्वार्क्स जुड़े, तो क्वार्क्स मिल करके बना दिया उन्होंने, प्रोटॉन बना दिया, क्वार्क्स से न्यूट्रॉन बन गया, उनसे पायन मेजॉन बन गए और अलग तरह के पार्टिकल बन गए। फिर इलेक्ट्रॉन, अब ये प्रोटॉन बन गया, सब कुछ बन गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में आए तो उन्होंने एक दूसरे के चारों चक्कर लगाना शुरू कर दिया, भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, सब में वेलोसिटी है, तो वो भी शुरू हो गया। फिर एटम्स बनने शुरू हो गए। अब एटम्स बनने शुरू हो गए तो एटम्स के बाद फिर अब ठीक है, कुछ कुछ एटम्स आपस में आए जिनकी इनर्जी आउटर ऑर्बिट पूरी कंप्लीट थी, वो तो किसी से इनर्ट गैस ही रही। लेकिन जो इनर्ट नहीं थे, वो सबसे पहले आपका हाइड्रोजन गैस ही बनती है, सबसे पहले तो सबसे सबसे छोटा एटम वही है। तो हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हुआ। जब हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हुई तो हुआ क्या कि पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के क्लाउड बनने शुरू हो गए। थोड़ा कूलिंग हो गई तो अब आपके हाइड्रोजन क्लाउड बन गया। अब क्लाउड में क्या होता है कि ये क्लाउड का जो साइज है वो हमारे क्लाउड की तरह नहीं है जैसे हमारे पृथ्वी में होते हैं कि चलो यहां से वहां तक का क्लाउड है, उस पहाड़ से उस पहाड़ तक। ये पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच में, गैलेक्सी क्या, उसमें तो गैलेक्सी नहीं थे, पूरे गैलेक्सी सब क्लाउड ही थी, तो सब हाइड्रोजन क्लाउड था। अब हाइड्रोजन क्लाउड में क्या होता है कि अगर मान लें क्लाउड है, क्लाउड की डेंसिटी हर जगह अलग अलग होती है, भाई इधर उधर चलते जा रहे, सब कुछ जा रहे। अगर एक समय ऐसा आया है कि उसकी डेंसिटी थोड़ा बढ़ गई बाय चांस एक जगह किसी भी कोने में, तो होगा क्या कि वहां पर जो है क्लंपिंग शुरू हो जाएगी, अपनी गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो है वो क्लाउड अपने को खींचना शुरू करेगा।
क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है। और डेंसिटी फ्लक्चुएशन बोलते हैं हम उसको। कि मान लो कि एक जगह डेंसिटी गलती से या किसी भी चांस से, रैंडमली भी है चांस से, एक जगह ज्यादा हो गई, तो वहां पर क्या होगा कि जो क्लाउड है अपने को अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा। जैसे से अंदर खींचेगा तो उसकी और अपने चारों तरफ से और जगह से भी खींचना शुरू करेगा, उसका मास बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, एक स्टार पैदा हो गया। आपकी जो ये रिएक्शन शुरू हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गई, एक स्टार पैदा हो गया, तो पहला स्टार बन गया जी। अब पहला स्टार बना तो ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड तो इतना विशाल का है, एक जगह क्या, ऐसे तो 50 जगह चीजें हो रही होंगी, तो सब जगह स्टार बनने शुरू हो गए। कूलिंग हो रही है, कूलिंग होने से स्टार बन रहे हैं। भले स्टार खूब गर्म होता है, सूरज कितना गर्म है, लेकिन ब्रह्मांड के टेम्परेचर के हिसाब से गर्म नहीं है वो। तो जब शुरुआत बिग बैंग में जो टेम्परेचर था उससे तो बहुत ही ठंडा है सब कुछ मामला। स्टार बनने शुरू हो गए। अब स्टार बनने शुरू हुए तो स्टार के साथ फिर एक स्टार बना, एक 10 बने, 100 बने, लाखों करोड़ों अरबों स्टार बन गए। तो फिर स्टारों का अपना भी खूब एक ग्रुप का एक गुरुत्वाकर्षण हो गया। जो नजदीक नजदीक आपस में रहे होंगे वो एक दूसरे के चारों चक्कर लगाने लग गए। वहां से फिर आपकी गैलेक्सीज बन गई। तो एक गैलेक्सी का ग्रुप हियर हो गया, फिर दूसरी गैलेक्सी का ग्रुप उधर हो गया, किसी का उधर हो गया, उनके अपने ग्रुप बन गए। फिर गैलेक्सी के सुपर गैलेक्सी ग्रुप बन जाते हैं, तो क्लस्टर बन जाते हैं गैलेक्सीज के। तो ये हो गया। अच्छा, वैसे ही फिर अब धीरे धीरे अब ये सब चीजें हो रही हैं, अरबों खरबों सालों के अंतराल पे हो रही हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत हो रहा है। एक बार जब ये स्टार सब कुछ बन गए तो अब स्टार की भी अपनी भाई एक लाइफ टाइम होती है। जैसे सूरज है, सूरज का भी लाइफ टाइम है, 4-5 बिलियन ईयर और बचे फिर खत्म हो जाएगा। तो स्टार भी अपने फिर बना, अपनी एनर्जी उसने पूरी खत्म करी, सब कुछ हुआ, उसका फिर एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ स्टार से। तो जो स्टार का जो मैटर सब निकलता है उसमें से आपके हर तरह की चीजें मिल रही हैं, चाहे हैवी एलिमेंट मिल जाते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इवन यूरेनियम हो गया, सब कुछ हो गया, सब आपके सब ये सब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस तरह से चीजें बन रही हैं। तो ये सब चीजें जो है मिल करके किसी दूसरे तारे के आसपास आएंगी तो वहां से भी प्लैनेट बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उनके चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी जैसे हमारी पृथ्वी है या चंद्रमा है, ये हमारे सूरज के भाग नहीं है। ये तो ऐसा था कि इतने सारे जो टुकड़े उकड़े थे किसी और तारों के सब मिल मिला करके किसी तरह से सूरज के चारों चक्कर लगाने लगे, और वो आपस में मिले तो मिल से उनके अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को जोड़ करके उन्होंने एक प्लैनेट बना दिया। तो जो हमारा प्लैनेट बना वो किसी और तारों के टुकड़े से बना है, सूरज के टुकड़े से नहीं बना है। सूरज तो अभी चल ही रहा है, उसके टुकड़े कहाँ बने? बिल्कुल ब्रह्मांड में तो अनेक संभावनाएं हैं। बिल्कुल एक संभावना ये भी बनी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी थोड़ी ये बताइए कि यहाँ तक ठीक है कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बन गई, तो हिग्स का क्या कंट्रीब्यूशन, जो हिग्स को जो नोबेल प्राइज मिला इसमें? हाँ, तो हिग्स जो था, पीटर हिग्स जो है 1965 के आसपास की बात है, 62, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है। तो पीटर हिग्स एक फिजिसिस्ट था, पर ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। तो उसने एक थियरी निकाली। उसने हम ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों को ये सबसे बड़ी समस्या आई थी कि यार ये मास आया कहाँ से, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इसको हम कहते हैं, ये आया कहाँ से ब्रह्मांड में। तो उसके लिए उसने एक थ्योरी निकाली। उसने कहा कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक फील्ड जो है वो सब जगह फैला हुआ है। जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं, वैसा ही एक फील्ड है इन सबसे ऊपर, सबसे परे, जो फील्ड जिसमें ये सब चीजें बैठी हुई है, उसको उसने कहा, उस बाद में उसका नाम दिया गया हिग्स फील्ड। उसने कहा एक यूनिवर्सल फील्ड है। उस फील्ड का की एक स्पेशलिटी ये है कि जब उसमें कोई भी मासलेस पार्टिकल उसमें जाता है और वो एक स्पेसिफिक उसमें कहना चाहिए सिचुएशन में, वो मासलेस पार्टिकल में मास आ जाता है, उसका एक, उसको बोलते हैं हिग्स मैकेनिज्म। तो जो हिग्स मैकेनिज्म है वो आपको ये बता रहा है कि कैसे मासलेस पार्टिकल में मास आप डाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मास कैसे आया, ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट लोगों में क्वेश्चन था। भाई ब्रह्मांड में तो ऊर्जा से शुरू हुआ था, तो मास कहां से आ गया बीच में, इनमें इनमें ये कैसे आ गया? ठीक है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर हम कहते हैं कि भाई एनर्जी और मास इक्वल होते हैं, लेकिन एनर्जी से मास बन कैसे रहा है, उसमें इनर्शिया कहां से आ गया? उसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फोटोन को तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब मास को तो पकड़ सकते हैं हम, चीजों को हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इनर्शिया कहां से आया है? तो उसके लिए उसने अपनी थियरी दी, पीटर हिग्स ने। और थियरी जो दी, उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी, इसकी पहचान तब होगी ये थियरी सही है या गलत है, जबकि आप एक हिग्स बोसॉन जो जो
इसी फील्ड से, इस हिग्स फील्ड से एक जो पार्टिकल निकलेगा उसका नाम है, उसको बोसॉन पार्टिकल था, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, कि उस पार्टिकल की अगर डिस्कवरी होती है इसका मतलब कि हिग्स फील्ड प्रेजेंट है पूरे ब्रह्मांड में। उसकी डिस्कवरी भी 2012 में, जिसको बाद में उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दिया या कुछ भी नाम दिया। तो ये जो मैकेनिज्म है इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। जो बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट हो आगे जाके उनको पढ़ना चाहिए, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग मैथ है। उससे आप फट से पता चल जाता है कि कैसे जो है एक मासलेस पार्टिकल एक हिग्स फील्ड से अगर इंटरेक्ट करता है तो मास उसमें आ जाता है, उसमें इनर्शिया आ जाता है। बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अगर हिग्स फील्ड से जा रहा है तो वो फील्ड का जो हाँ, घर्षण होगा या मास आ जो भी जाता कुछ कहें हैं उसकी है। वजह हाँ, से उसके अंदर मास पैदा हो रहा है। मास पर। अच्छा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जो हम फंडामेंटल पार्टिकल पहले कहते थे अब नहीं कह रहे हैं। हाँ, मतलब अब केवल इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना हुआ है। ठीक है। लेकिन प्रोटॉन जो है, पहले तो एटम को भी फंडामेंटल बोलते थे भाई, उसका नाम ही एटम था। एटम मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट बी कट फर्दर, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एटम। एटम की जो मीनिंग अगर आप देखें इंग्लिश में तो क्या है, उसका मतलब ये है कि कोई चीज उससे नीचे नहीं है। लेकिन जब देखा गया तो बाप रे, ये तो एटम में तो बहुत चीज बनी हुई है। तो डॉक्टर संजय ये जरा थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये क्या चीज है। इस पिक्चर में आप देखेंगे, इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें कौन कौन से पार्टिकल आ गए देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, देखें क्वार्क्स लिखा हुआ है लेफ्ट में। क्वार्क लिखा बिल्कुल। हुआ है और उसके ऊपर लिखा है फर्मियंस। तो मोटे मोटे तौर पे दो तरह के जो है पार्टिकल्स होते हैं ब्रह्मांड में। एक को बोलते हैं फर्मियंस और एक को बोलते हैं बोसॉन्स। हम्म, ठीक है। अंतर दोनों में क्या है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो फर्मियंस में जितने भी फर्मियन हैं, पार्टिकल्स हैं, उन सब का जो स्पिन होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ। स्पिन हाफ पार्टिकल बोलते हैं इनको, सारे फर्मियंस की। ठीक है। तो जैसे इसमें आप देखें इस पिक्चर में हमारे ये तीन तीन चार, तीन तीन और तीन छः को 12 12 जो फर्मियंस हैं, ये सब में हाफ इनका स्पिन है। और जो बोसोन पार्टिकल होते हैं वो फॉलो करते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। दूसरे मैकेनिक्स है उनकी, वो किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस तरह से उनका मैकेनिज्म है काम करने का, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। फर्मियंस का है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी और डिराक ने मिल करके कैसे फर्मियन काम करते हैं उस पर काम किया। बोस और आइंस्टाइन का जो काम था वो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पे था, वो बोसोन पे था। अच्छा, तो दो तरह के पार्टिकल में, फर्मियंस और बोसॉन्स। अंतर यह है कि फर्मियंस का जो स्पिन होता है वो हाफ होता है, और जो बोसॉन्स का स्पिन होता है वो होता है प्लस। प्लस मतलब इंटीजर नंबर होता है, तो +1। ठीक है। तो ये इनका स्पिन हो गया, तो हाफ और 1। जैसे फोटोन का स्पिन होगा 1, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा हाफ। वैसे ही जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, ग्लूऑन, हिग्स बोसॉन, इन सब का जो स्पिन है 1 है। और बाकी जो आपका आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, म्यूऑन हो गया, टाउ में टाउ हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, फिर अप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, ये सब जो है ये सब फर्मियंस में आ गए। तो ये जो है इस समय ब्रह्मांड में बस इतने ही आपके 4 × 16 और 17 पार्टिकल्स हैं। ठीक है। दूसरा ये तो फंडामेंटल पार्टिकल। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ब्रह्मांड में। और जो अभी तक की स्टैंडर्ड मॉडल थियरी है ब्रह्मांड की, वो ये कहती है कि ब्रह्मांड में इससे ज्यादा पार्टिकल हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स एवरी मैटर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है। तो ये एक तरह से ये टेबल भर जैसी चुकी है। अच्छा। हिग्स बोसॉन जो अलग से डाला गया है नीचे, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे बाद में हुई थी, तो उसको भी एक अलग से आगे रख दिया है। ठीक है। अच्छा, समझ गए। इसमें अंतर क्या है। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल का जैसे मैंने बताया कि मतलब ये किसी और चीज से नहीं बने हुए हैं, जो बाकी चीजें इनसे बनी हुई हैं। जैसे आपको प्रोटॉन अगर देखना है तो प्रोटॉन बनेगा अप अप और एक डाउन क्वार्क से, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलाकर के प्रोटॉन बनता है। और जो न्यूट्रॉन बनता है वो एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिला के बनता है, तो यूडीडी बोलते हैं इनको, अप अच्छा। यूयूडी या यूडीडी, इस तरह से। तो ऐसे ही आप जो लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उनको वो सब इसके बारे में पता लगाते हैं कौन सा चीज, कौन से जो पार्टिकल है वो किन से बने हुए हैं, किन से मिला करके बने हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी रोचक बात हो गई।
हाँ कि अभी तक का जो हमारा कंसेप्ट, हम जो बातें करते थे, बच्चों को बातें बताते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो गया। अब करिए हमारे पास 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन जरूर इसमें है, लेकिन बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं है, हाँ बाकी बाकी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, वो सब इनसे मिल के बने हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया, अब तुम फंडामेंटल नहीं रह गए। ठीक है। तो बहुत ही रोचक बात आपने बताई डॉक्टर संजय। हम्म। मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, और काफी रोचक बातें भी आ गई इसमें। हाँ अब इसको आप, थोड़ी कुछ और डिटेल भी आपसे जानना चाहेंगे बाद में। एक चीज आप थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूँ हम्म, कि वो ये है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला के बनता है। हम्म, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो दूसरी पिक्चर यहां पर आपको दिखा रहे हैं ये वाली, इसमें देखिए कि इनका जो मास है, मास अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसमें लिखा है, देखिए जो अप क्वार्क है उसका मास लिखा है 2.4 MeV पर सी स्क्वायर। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल का जो मास होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिना जाता है, एनर्जी में क्योंकि एनर्जी मास एक ही चीज है, एनर्जी बाई सी स्क्वायर करेंगे तो मास आ जाएगा। तो इसीलिए इसका जो मास है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कह दिया। इसका मतलब अच्छा। कि उसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो माना जाएगा। तो तो जैसे इसका मास है, अब क्वार्क का मास है 2.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोटॉन में कितने अब क्वार्क हैं? दो, यू यू और फिर और एक डाउन क्वार्क। दो दो गुना 2.4 हो गया 4.8। तो 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ गया दो अप क्वार्क का, और एक डाउन क्वार्क का जो मास है वो भी 4.8 है। ठीक है। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिला के हो गए 9.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये तो हो गया मास इन तब तीनों का मिला के। लेकिन अगर आपको प्रोटॉन का मास पता हो, प्रोटॉन का मास लगभग इसका है 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, 960 या कुछ ऐसा है। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये तो केवल 9.6 हुआ, वो 960, इसका 100 गुना ज्यादा है उसका मास। तो वो मास आया कहां से बाकी अगर यही फंडामेंटल पार्टिकल है तो हम्म, उसमें मास कहां से आया? हम्म, तो ब्रह्मांड में जो मास है वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है। तो हम्म, इनसे ही सब मास बनता है। तो होता क्या है कि जो मास इसमें आ रहा है वो आ रहा है जो ग्लूऑन पार्टिकल्स हैं, जो लेफ्ट टेबल में आप ग्लूऑन देख रहे हैं ना जी, हम्म, ये इन ये जो ग्लूऑन है ये दो क्वार्क्स को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। प्रोटॉन के अंदर जो जो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क है, इनके बीच में ग्लूऑन चलते हैं, ग्लूऑन फील्ड बोलते हैं इनको। अच्छा। तो जो ग्लूऑन है ये बोसॉन्स हैं, ये जो है उस पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स को उससे इन दोनों को टाइट करके रखे रहते हैं, तभी तो, नहीं तो एक्सप्लोड नहीं कर जाएंगे। दोनों अपक्वार का चार्ज पॉजिटिव है, वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे, लेकिन नहीं करते कि ग्लूऑन से एक तरह का समझिए स्प्रिंग है जो उनको जोड़े रखा है। उसकी जो एनर्जी है वो बाकी जो है 980 की 980 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो जो बेसिकली जो मास है पूरा प्रोटॉन का, उसमें अप डाउन और अप और डाउन क्वार्क का मास कुछ भी नहीं है लगभग मिला के। जो मास है वो ग्लूऑन की एनर्जी के चक्कर में है। तो E इक्वल टू MC स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं कि कितनी उसका मास होगा। तो पूरे ब्रह्मांड का जो 99% मास है वो सब ग्लूऑन के चक्कर में है। अच्छा। और वो हिग्स मैकेनिज्म के उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो खाली मास एनर्जी इक्वल है, वो एनर्जी है, एनर्जी को मास के इक्वल मानते हैं हम। जो इनर्शियल मास है उसकी बात हो रही है, वो हिग्स फील्ड उसको क्रिएट करता है, वो इन फंडामेंटल पार्टिकल का जो अपना मास है बस। ओके। तो बहुत रोचक बात हो गई। तो धन्यवाद डॉक्टर संजय, बड़ी ओके। तो धन्यवाद डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू।